नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों, और जांच कीजिए अपनी तैयारी की कि आप इनमें से कितने अच्छे या मतलब ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कितने क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके इनमें से कितने ठीक हुए दोस्तों, ठीक है। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सुपर टेट हो, टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द पूछा है। नीलकंठ जो शब्द है वो कैसा शब्द है? ऑप्शन ए है रूढ़ शब्द है, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है योग रूढ़, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। प्रश्न नंबर एक के लिए नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ कैसा शब्द है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योग रूढ़, ठीक है। नीलकंठ कैसा शब्द है? योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दांशों के जोड़ से बने होते हैं, दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं दोस्तों, ठीक है। परंतु वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। मतलब उनका जो सामान्य अर्थ होता है उनको छोड़ करके वो किसी विशेष शब्द के लिए दर्शाते हैं, विशेष अर्थ के लिए दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, पीताम्बर हो गया, ये जितने भी बहुव्रीहि समास के आपके उदाहरण मिलेंगे वो सभी योग रूढ़ शब्द होंगे दोस्तों, ठीक है। वो अपना जो सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़ करके किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द है ये। नीलकंठ कैसा शब्द है? योग रूढ़, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। श श श है, श श स है किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है ऊष्म, और ऑप्शन सी है अंतस्थ, और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें। प्रश्न नंबर 2 के लिए श श स है किस वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, चारों के चारों, ठीक है। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 4 होती है, ठीक है दोस्तों। श और है, ये कैसे वर्ण है? ये ऊष्मीय वर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी से। तो पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी पूछिए। ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी है क्षेत्र, और ऑप्शन सी है छत्र, और ऑप्शन डी है श्वेत्र। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें, कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्षेत्र जो होता है ये क्षेत्र ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा, और ऑप्शन डी है प्रतिष्ठा। आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 4 के लिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 के लिए शुद्ध वर्तनी पूछा है इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा, ठीक है दोस्तों। प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा होता है, ठीक है दोस्तों, ठा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है? प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रख्यात जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए है प्र, ऑप्शन बी है ता, और ऑप्शन सी है प्रख, और ऑप्शन डी है आत। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 5 के लिए,
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्र। ठीक है, प्र जो है प्रख्यात में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? ये समास पूछा गया है इसमें। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अव्ययीभाव, दूसरा है ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 6 के लिए। कमेंट बॉक्स में संख्या, प्रश्नों की संख्या बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपने इनमें से कितने ठीक किए। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, 20 क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसमें क्या हो रहा है? इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कौन सी? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के क्या होता है? उसमें क्या विभक्ति होती है? तो उसमें होती है के लिए। क्या होती है दोस्तों? के लिए, के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको हम तोड़ेंगे, इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, स्नान घर, स्नान के लिए घर। तो इसमें के लिए जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कारक है इसमें? तो इसमें संप्रदान कारक यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और कारकों की संख्या कितनी होती है? तो कारकों की संख्या होती है 8। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? गगनचुम्बी। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। गगनचुम्बी में पूछा है, गगनचुम्बी में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? तत्पुरुष समास में गगनचुम्बी में क्या हो रहा है? गगनचुम्बी में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो रहा है दोस्तों। किसका हो रहा है? को का। तो इसमें कर्म कारक, तो कर्म तत्पुरुष समास है। ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म कारक की जो विभक्ति है को, ठीक है, को, इसका लोप हो रहा है इसमें। अगर इसको जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला। ठीक है दोस्तों, गगन को चूमने वाला। इसके और भी उदाहरण होते हैं, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो इसमें को चिन्ह का लोप हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कैसा समास हो गया ये? तो ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हुआ, जब इसमें ऑप्शन में तत्पुरुष दे रखा है तो यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, या भेद पूछे, भेद कितने हैं? तो वह हैं आपके ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 भेद। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? वो एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ हो, जिनका कोई अर्थ हो। जैसे आपका पानी हो गया, चाय हो गया, खाना हो गया, ये कैसे शब्द हैं? ये सभी सार्थक शब्द हैं दोस्तों। दूसरे होते हैं निरर्थक। ठीक है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ ही ना हो, जैसे बानी, बाय, बाना। ठीक है, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, एक सार्थक शब्द बोलते हैं जैसे पानी, और अगर हमने निरर्थक शब्द बोला तो पानी के संग में क्या कर देंगे हम? बानी। ठीक है, चाय बाय, ठीक है, खाना बाना, रहना सहना, है ना। तो निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई मीन्स नहीं होता है। अब वाणी आया, वाणी, पानी, पानी, वाणी, तो पानी का तो अर्थ है, लेकिन वाणी का क्या अर्थ है? कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है शब्दों को? तो 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। तो इसमें देशज शब्द पूछा गया है, कौन सा देशज शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कर्ण और ऑप्शन डी है चप्पल। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें दोस्तों प्रश्न नंबर 9 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चप्पल। चप्पल जो होता है ये देशज शब्द है, ठीक है दोस्तों। कैसा है, देशज। और आपका ये पवन, जल, कर्ण, ये कैसे शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं दोस्तों, ठीक है, तत्सम, ठीक है दोस्तों। कैसे हैं, तत्सम। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषाओं पर प्रयोग होते हैं, अपनी अपनी स्थानीय भाषा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। नहीं पूछा है, तद्भव शब्द नहीं पूछा है, ठीक है। निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है हाथ और ऑप्शन डी है कान। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, चाय। ये तद्भव शब्द नहीं है, ये विदेशज शब्द है दोस्तों। कैसा है, विदेशज। हवा हो गई, हाथ हो गया, कान हो गया, ये आपके कैसे शब्द हैं, ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं, ठीक है। कैसे हैं तीनों के तीनों, ये तद्भव शब्द हैं। और चाय जो हो गया वो आपका विदेशज हो गया, ठीक है दोस्तों। तद्भव ये शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके हिंदी भाषा में लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका ये हवा है, तो हवा का जो तत्सम होगा वो पवन होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हाथ, हाथ का तत्सम क्या होगा, हस्त होगा। और कान का कर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम पवन का हवा बना दिया, पवन जो तत्सम शब्द है उसको चेंज करके हमने तद्भव कर दिया और वो हो गया हवा, ठीक है दोस्तों। हस्त है तत्सम शब्द और उसको हमने तद्भव बना दिया तो क्या कर दिया, हाथ हो गया। कर्ण है, कर्ण कैसा है, तत्सम शब्द है, उसको हमने तद्भव बना दिया उसका तो क्या हो गया, कान हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 11। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र और एक होता है गे और एक होता है आपका श्रेय, ठीक है। ये शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर संधि पूछा गया है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो आपकी ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है 4। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 12 के लिए। संधि कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 प्रकार की आपकी संधि होती हैं। पहली होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है। पहली कौन सी होती है, स्वर संधि। दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों। तीसरी होती है विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी होती है, विसर्ग। इस तरीके से आपकी संधि कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की संधि हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 13 के लिए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है दोस्तों। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मुझे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर चूज़ करें अपना, कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 के लिए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन
सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 14 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2। हिंदी भाषा में वचनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 15 के लिए। विशेषण पूछा है इसमें, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आपके विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। ये आपके 4 प्रकार के विशेषण हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। यहाँ पूछा गया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 16 के लिए। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक और 5वां होता है प्रश्नवाचक और छठा हो गया आपका निजवाचक। ठीक है, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं पूछा है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, नहीं है। ऑप्शन ए है अमृतफल, ऑप्शन बी है आम्र, ऑप्शन सी है रसाल और ऑप्शन डी है जनक। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 17 के लिए। आम का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जनक। जनक जो होता है ये पिता का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका होता है? पिता का। ठीक है, अमृतफल आम का होता है, आम्र भी आम का होता है और रसाल भी आम का पर्यायवाची होता है। इसमें पूछा है नहीं, तो जनक जो हो गया वो पिता का पर्यायवाची होता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है श्याम और ऑप्शन डी है दुख। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 18 के लिए। जातिवाचक संज्ञा पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लड़का। ठीक है दोस्तों, लड़का। लड़का जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञाएँ कौन सी होती है? वो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो। ठीक है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपका लड़का हो गया, नदी हो गई, पर्वत हो गया, लड़की हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है अद्भुत, ऑप्शन बी है अज्ञात, ऑप्शन सी है अंधकार और ऑप्शन डी है रात्रि। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 19 के लिए। आलोक का विलोम शब्द, तो आलोक का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंधकार। कौन सा होगा दोस्तों? अंधकार। ठीक है, अंधकार। आलोक का मतलब होता है प्रकाश में, उजाला देने वाला, प्रकाश करने वाला। ठीक है, प्रकाश में आलोक का मतलब प्रकाशित होना। तो अंधकार हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट। जो कहा ना जा सके। प्रश्न नंबर 20 है, जो कहा ना जा सके। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसके लिए आपको एक शब्द चूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, जो कहा ना जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज़ करना है इसमें। ऑप्शन ए है अकथनीय, ऑप्शन बी है अक्षमय, ऑप्शन सी है अजर और ऑप्शन डी है अगमय। आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 20 के लिए। तो प्रश्न नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकथनीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकथनीय। ठीक है, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। ठीक है दोस्तों,
तो ये थे मोस्ट 20 क्वेश्चंस। इनमें से आपने कितने ठीक किए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।